हेलो दोस्तों, हम लोग कल पढ़ लिए थे 1913 तक। हम लोग का इंडियन नेशनल मूवमेंट का सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग 1913 तक पढ़ लिए। 1914 से पढ़ना है। तो 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ। अच्छा, पिछले जो वीडियो था इंडियन नेशनल मूवमेंट का फर्स्ट वीडियो, उसमें थोड़ा सा टेक्स्ट मेरा बड़ा था। तो अब इस वाले में वीडियो में हम लोग छोटा लिखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मैटर एक पेज में आ जाए। तो हम लोग शुरू करते हैं, अपने सेशन पे आते हैं। 1914 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ, जो कि 1918 तक चला। ठीक है, इस दौरान बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारा इम्पैक्ट हुआ इस वार का हमारे इंडिया पे। वो सब कुछ हम लोग देखेंगे यहाँ पे। पहले हम लोग क्रोनोलॉजी के हिसाब से आते हैं, आगे देखते हैं। तो 1914 में वर्ल्ड वार शुरू हुआ और 1918 में खत्म हुआ। इस बीच क्या हुआ हम लोग उसको देखते हैं। तो 1914 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से चल दिए थे इंडिया आने के लिए। ठीक है, गांधी जी कहाँ से चल दिए थे? साउथ अफ्रीका से। कहाँ के लिए? टू इंडिया के लिए। अच्छा, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ आप लिख के क्रक्स शॉर्ट नोट्स ऐसा बना सकते हैं। तो साउथ अफ्रीका से आ चल दिए थे इंडिया के लिए। यहाँ पर वो 1 जनवरी 1915 को पहुंच गए थे। 1 जनवरी 1915 में यहाँ जब आए तो उनके जो गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले बने। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और ये कैसे गुरु थे? पॉलिटिकल गुरु थे। और इससे पहले कहाँ थे? तो इससे पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। वहां पे भी वो अपना मूवमेंट ही चला रहे थे, ठीक है। लेकिन किस तरीके का मूवमेंट? नॉन वायलेंट मूवमेंट। और इनके साथ, महात्मा गांधी के साथ हमेशा एक जो नॉन इंडियंस मेंबर्स जो थे, जैसे कि उनको हम बोल सके साउथ अफ्रीका के। और गांधी जी के साथ एक और आदमी है जिनका नाम था चार्ल्स एंड्रयूज। इनका नाम था चार्ल्स एफ एंड्रयूज, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका में भी जो मूवमेंट चला रहे थे गांधी जी, वहां भी गांधी जी के साथ थे और वहां से यहाँ आए थे। अब देखते हैं क्या हुआ। गांधी जी ने ये सोचा कि पहले इंडिया की समस्याओं को हल करने से पहले पूरे इंडिया को घूमना चाहिए और पूरे इंडिया घूम के वहां के हर एक कोना कोना का समस्या समझना चाहिए, ठीक है। तो पूरा 1 साल लिए गांधी जी, पूरा 1 साल लिए घूमने के लिए। और नेक्स्ट ईयर 1916 में क्या होता है पहले हम लोग उसको देखते हैं। तो 1 जनवरी से पूरा नेक्स्ट 1 जनवरी से दिसंबर 1915 तक इन्होंने इंडिया का टूर किया, ठीक है। अब इंडिया का टूर किया, इनको सारी समस्याएं के बारे में मालूम चल गई। तो अब 1915 से इनका 1916 से, क्योंकि 1 जनवरी 1915 से दिसंबर 1915 तक इन्होंने भ्रमण किया और 1916 से इनका इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्री होता है। और यहीं से शुरू होता है गांधीयन एरा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहीं से शुरू होता है अब गांधीयन एरा। हम लोगों ने देखा था कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को 3 फेज में, पहला मॉडरेट, दूसरा एक्सट्रीमिस्ट और तीसरा गांधीयन एरा। तो अब हम लोग का जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है गांधीयन एरा। क्यों? क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स में गांधी जी का एंट्री हो चुका है। देखते हैं कैसे एंट्री हुआ। 1916 कांग्रेस का सेशन, आपको पता है कि हर एक साल हो रहा था। तो कांग्रेस का सेशन होता है इस बार लखनऊ में, और ये लखनऊ सेशन बहुत फेमस है, ठीक है। क्यों फेमस है? क्योंकि आपने देखा था 1907 में सूरत स्प्लिट। क्या हुआ था? सूरत के सेशन में कांग्रेस स्प्लिट कर गए थे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में, ठीक है। और उसी समय उसके जस्ट पहले 1905 में बंगाल डिवीजन होने के कारण 1906 में ऑल इंडियन मुस्लिम लीग का गठन हो चुका था।
तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग जितने भी पार्टी थे, जो लीडर्स थे, वो इंडिया की समस्याओं को अलग अलग तरीके से बता रहे थे, कोई एक प्लेटफॉर्म यूनिटी नहीं था उनमें। तो 1916 ही वो सेशन था जिसमें ये सारे पार्टी एक साथ आके ये रीयूनाइट हुए थे। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं लखनऊ सेशन, और इसी को लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके जो लीडर थे, जो लीडरशिप कर रहे थे, वो थे अंबिका चंद्र मजूमदार। कौन थे? अंबिका चंद्र मजूमदार। याद रखिएगा, अंबिका चंद्र मजूमदार एक मेल है, ना कि फीमेल है। अंबिका से नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या। तो 1916 में रीयूनाइट हुआ, किसका किसका हुआ तो देखते हैं। फर्स्ट रीयूनाइट हुआ, आपको हम इस तरीके से बताते हैं। इसमें दो तरीके का यूनियन हुआ। पहला लखनऊ पैक्ट हुआ, लखनऊ पैक्ट, और दूसरा कांग्रेस का भी रीयूनियन हुआ। अब कौन कौन आए थे इसमें उसको देखते हैं। तो लखनऊ पैक्ट को देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये दोनों आए थे। और रीयूनियन कांग्रेस में क्या हुआ था, आपको पता है कि कांग्रेस दो पार्ट में बढ़ गए थे, एक मॉडरिस्ट और दूसरा एक्सट्रीमिस्ट। तो मॉडरिस्ट तो कांग्रेस लेके चल रहे थे, और इनका भी अपना दल था एक्सट्रीमिस्ट का। अब यहाँ पे आके मॉडरिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों आके मिल गए। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा 1916 कांग्रेस जो सेशन था वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि यहाँ पे रीयूनियन ऑफ पार्टीज हुई थी, रीयूनियन ऑफ कांग्रेस, और लखनऊ पैक्ट हुआ था। और इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे लीडरशिप, तो अंबिका चंद मजूमदार कर रहे थे, जो कि एक मेल थे। ठीक है, 1916 में ही राजकुमार शुक्ला, 1916 में ही राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला पहली बार इंटरेक्ट करते हैं गांधी जी के साथ। ठीक है, इसी लखनऊ सेशन में ही, और गांधी जी को अपना सेशन, अपना जो समस्याएं था वो बताए। राजकुमार शुक्ला कौन थे? राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान थे। ठीक है, एक गरीब किसान थे, और ये कहां से बिलोंग करते थे? चंपारण से। ठीक है, इन्होंने ही गांधी जी को कहा था कि जो समस्याएं थी इंडिगो प्लांटेशन की, उसको थोड़ा सा सही करने के लिए। और ये मुलाकात कहाँ हुई थी? तो लखनऊ सेशन में। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अभी ही अगर हम बात करें तो 1916 में ही एक और मेजर इवेंट हुआ होम रूल लीग का। होम रूल लीग, होम रूल लीग क्या था? इसमें होम रूल से आप क्लियर हो सकते हैं कि अपना शासन। ठीक है, इसमें होम रूल लीग में तिलक और एनी बेसेंट दो लीडर थे जो होम रूल लीग को बढ़ा रहे थे आगे की तरफ। तो इसमें तिलक तो छोटे स्तर पे, लेकिन जो एनी बेसेंट थे वो विस्तृत रूप से इसको आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, बीजीटी लिख सकते हैं या बीजी तिलक लिख दीजिए, और एनी बेसेंट, दो इसके लीडर थे। ठीक है, तिलक इन्हें इस होम रूल को अप्रैल में शुरू किया, और बहुत ही एक पर्टिकुलर इनका एक्सटेंट था। ठीक है, बहुत ही सीमित क्षेत्र था इनका। और एनी बेसेंट ने शुरू किया सितंबर में, और ये बहुत ही मतलब कि पैन इंडिया लेवल पे, पूरे इंडिया लेवल पे था ये। ठीक है, ये होम रूल लीग था उस समय का। तो सबसे ज्यादा विस्तृत रूप से कौन किए थे? तो सबसे ज्यादा विस्तृत रूप से किए थे यहाँ पे एनी बेसेंट। ठीक है, अब 1916 की तो ये घटनाएं थी जो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 1917, उसको देखते हैं। तो 1917, 1918 ये दो फेमस जो फैक्ट है, ये गांधी जी के सत्याग्रह पर डिपेंड है। ठीक है,
तो गांधी जी के सत्याग्रह 1917 और 18 में पढ़ना होता है, तो हम लोग इसको एक मतलब कि ट्री के फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। और इसका हेडिंग देते हैं गांधी जी सत्याग्रह। गांधी जी सत्याग्रह। गांधी जी सत्याग्रह जो इस समय किए थे 1917-18 में, ये 3 जगह किए थे, ठीक है। तीनों को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट जो उन्होंने शुरू किया था सत्याग्रह, ये 1917 में किया था। दूसरा 1918 में किया था, और तीसरा भी 1918 में ही किया था। 1917 में सबसे पहला जो सत्याग्रह था, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑफ गांधी जी, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। गांधी जी का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ये। बहुत लोग चले जाते हैं 1930 के आसपास इसको पढ़ने के लिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सोचने के लिए, लेकिन नहीं, फर्स्ट जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो गांधी जी के द्वारा इंडिया में चलाया गया था वो 1917 में था। और वो चलाया गया था कहाँ पे? तो चंपारण में, ठीक है। और चंपारण में क्यों? तो इंडिगो प्लांटेशन के विरुद्ध में, ठीक है। यहाँ पे गांधी जी आए, इनके साथ और भी लीडर थे, राजेंद्र प्रसाद हुए, ये सब। तो गांधी जी आए यहाँ चंपारण में, और यहाँ पे आके किसानों की बातों को समझा, तकलीफों को समझा, और इन्होंने उसके किसानों के हित के लिए इन्होंने बहुत डट के लड़ाई की। जैसे कि कह सकते हैं हम लोग कि मुजफ्फरपुर के जो मजिस्ट्रेट थे उनके सामने अड़ गए थे, ठीक है। जिसके कारण से मजिस्ट्रेट को एग्रीगेरियन कमेटी बना के और इस पे विचार करने के लिए और उसको सुधार करने के लिए गठित करना पड़ा, ठीक है। तो ये जो इंडिगो प्लांटेशन था, इससे कैसे दिक्कत था लोगों को चंपारण के, तो उसको देखते हैं। तो इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, 3 कठिया सिस्टम बना के रखा था, ठीक है। ये बहुत फेमस वर्ड है, 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया सिस्टम मतलब क्या? जो आप जो खेती करेंगे उसमें से 20 भाग में से तीसरा भाग आप इंडिगो का प्लांटेशन करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि इंडिगो के प्लांटेशन से जो हमारा भूमि होता है, जमीन होता है, वो बंजर हो जाता है, उसकी पैदावार, फर्टिलिटी कम हो जाती है, जिस कारण से आगे फिर किसी भी प्रकार की खेती करने में बहुत तकलीफ होती है, और कभी कभी इस एक्सटेंट तक पहुंच जाती है कि खेती हो ही नहीं पाता है वहां पे, ठीक है। तो इंडिगो प्लांटेशन के लिए जो मूवमेंट चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, वो 1917 में चलाया गया था। और गांधी जी को बुलाया गया था किसके द्वारा? तो राजकुमार शुक्ला के द्वारा 1916 में। हम लोग देखे थे यहाँ पे राजकुमार शुक्ला के द्वारा, है ना, गांधी जी को बुलाया गया था चंपारण में। अब ये तो हुआ 1917 की बात। अब 18 में आते हैं। तो 18 में पहली बात, 18 में 2 इवेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहला, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, जो अहमदाबाद में था उस समय आ गया था प्लेग, ठीक है। और प्लेग के कारण जो मजदूर थे वो वहां पे काम करने नहीं जाते थे, और लेकिन इनको तो एक्सपोर्ट करना था, इंडस्ट्रियलिस्ट को भेजना था, सामान तो तैयार चाहिए था। तो उन्होंने ये वादा किया कि हम तुमको बोनस देंगे आपकी और सैलरी बढ़ाएंगे, आप आके काम कीजिए। इस लालच में जो वहां के वर्कर्स थे वो जाके वहां पे काम करना शुरू किए, लेकिन काम करने के बाद भी कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ उनके वेजेज में, ना ही बोनस मिला। नो इंक्रीमेंट इन वेजेज। इसीलिए गांधी जी यहां पर गए थे, और इनके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट से लड़ाई किए थे। लड़ाई कहने का मतलब कि स्ट्राइक किए थे और इनको इनका हक दिलवाए थे। तो पहला, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक जो गांधी जी का था वो यही था इंडिया में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ही गांधी जी का फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था, ठीक है।
अब हम लोग चलते हैं 1918 के इवेंट पे। 1918 में हुआ था अहम सॉरी लैंड टैक्स के कारण, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था खेड़ा में, गुजरात का एक जगह है खेड़ा, वहां पे हुआ था लैंड टैक्स के कारण। और यहाँ पे इन्होंने किससे मुलाकात की? तो वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल से इन्होंने मुलाकात की थी खेड़ा में। तो यहाँ भी लैंड टैक्स कैसा था? कहने का मतलब कि जमीन बैरन हो चुकी थी, इनफर्टाइल हो चुका था, ठीक है, उसमें उपजाऊ क्षमता खत्म हो चुका था। लेकिन और दूसरी बात कि सूखा पड़ जाने के कारण जो ज्यादा पैदावार नहीं हो पाया था किसानों का, तो किसान इसके लिए चाहते थे कि इस बार टैक्स छूट मिला, टैक्स में छूट मिलना चाहिए। लेकिन क्या किए उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, और टैक्स बढ़ा ही दिए, जिस कारण से यहाँ पे गांधी जी ने मूवमेंट चलाया था 1918 में। तो गांधी जी का सत्याग्रह ये रहा, आप इसको एक नजर में याद कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। 1917 में वैसे कि अगर देख लें तो इंडिया के बाहर रशियन रेवोल्यूशन भी हो रहा था, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी की बातें हो रही थी वहां। हम लोग आते हैं इंडिया में, देखते हैं 1919। अच्छा, 1918 में ही एक बात बताते हैं, कुछ बात जिसका असर इंडिया पे हुआ, ठीक है, वो फैक्ट से हटके है। 1918 आपको पता है इसमें क्या हुआ था? वर्ल्ड वार खत्म हो गया था। वर्ल्ड वार, जब कहीं भी वार होता है तो इसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। अच्छा, पहली बात ये बताइए कि आपको पता है कि वर्ल्ड वार किसके बीच में हुआ था? आपको हम बता दें, वर्ल्ड वार ऑटोमन एम्पायर एक तरफ, और दूसरी तरफ फ्रांस, रशिया और यूएस थे, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर किसके साथ लड़ाई हुआ था? फ्रांस, रशिया, यूएस और ब्रिटेन, ये एक साथ लड़ रहे थे। उधर ऑटोमन एम्पायर थे, और ऑटोमन एम्पायर के साथ अगर हम देखें तो और कौन कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बुल्गारिया, ये था ऑटोमन एम्पायर के साथ। और इधर फ्रांस, रशिया, यूएस और ब्रिटेन थे। अच्छा, ऑटोमन एम्पायर जो अभी का टर्की है उसी को बोलते थे ऑटोमन एम्पायर। अभी का जो टर्की है उसी को बोलते थे ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, और फ्रांस, रशिया, यूएस, ब्रिटेन मिलके ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया, और उस पे अपना इफेक्ट छोड़ा। अब कैसे छोड़ा हम लोग उसको देखते हैं आगे। तो वर्ल्ड वार एंड हुआ, खत्म हुआ, ठीक है, वर्ल्ड वार खत्म हुआ। अब कहीं भी वार होता है तो वहां का कंडीशन बहुत खराब हो जाता है। जब वार हुआ तो सैनिकों की जरूरत हुई, तो ब्रिटिश सरकार ने इंडियन जो सोल्जर्स थे उनको अपने वार में भेजा लड़ने के लिए, और उनसे बहुत सारे वादे किए, जो जीतने के बाद एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। मुस्लिम्स से ये वादा किए कि तुम मेरे साथ हो जाओ। जो ऑटोमन अंपायर है, आपको ये बात बता दें कि ऑटोमन अंपायर टर्की, जो मुस्लिम्स के वहां पे जो रीजनल हेड होते हैं, ठीक है, मुस्लिम स्पिरिचुअल हेड बोलते हैं, खलीफा, वो रहते थे वहां पे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं खलीफा, कैलिफेट बोलते हैं इंग्लिश में। तो बोला गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि तुम जिता दो, अगर टर्की हार भी जाता है तो तुम्हारा जो धर्म गुरु है खलीफा का पोस्ट, वो हम नहीं हटाएंगे, वो रहेगा वैसे ही का वैसे ही। लेकिन जैसे ही इन्होंने जीता, वो पोस्ट भी हटा दिया। इसके कारण मुस्लिम्स नाराज हो गए। इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो रहा था हमारे इंडिया में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ड्रेन करके यहाँ से निकाल के ले जा रहे थे अपने देश में। और जो भी ये वार का सिचुएशन था, अब वार का सिचुएशन में पैसों की कमी हो जाती है, भूखे थे, है ना, खाने को नहीं था, इकोनॉमिकल कंडीशन खराब था, व्यापार करने का व्यवस्था नहीं बन रहा था लोगों को। तो ये सब सिचुएशन बहुत बड़ा असर डालता है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट पे आगे में।
ठीक है। तो वर्ल्ड वार खत्म हुआ 1918 में। 1919 की बात करें तो एक एक्ट लाया गया। अब क्यों एक्ट लाया गया? हमारे जो इंडियंस थे वो, आपको पता है कि 1909 में जब मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स आया था तो बजट पे बहस करने की आज़ादी मिल गई थी इंडियंस को। धीरे धीरे कुछ ना कुछ छूट मिलते जा रहा था। जो लीडर्स थे इंडियंस, वो बीच चौक चौराहे पर खड़े होकर भाषण देकर लोगों को अपनी तरफ मोटिवेट कर रहे थे, इंडियन नेशनलिस्ट बनाने के लिए मोटिवेट कर रहे थे, ताकि वो इसमें मूवमेंट में हिस्सा बने। ठीक है, इंडियन लीडर्स को और समर्थन मिले। तो इस रीजन से उनको लगा ब्रिटिशर्स को कि ये मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं, ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा। ठीक है, ये एक समय ऐसा आएगा कि सभी को इकट्ठा करके कहीं ये वार ना छेड़ दें। ठीक है, कुछ 1857 जैसा ना हो जाए, सब विरुद्ध ना हो जाए। तो इन्होंने एक एक्ट लाया जिस एक्ट को हम लोग बोलते हैं रोलेट एक्ट। ठीक है, और ये बहुत फेमस एक्ट है, रोलेट एक्ट। इसका दूसरा नाम है ब्लैक एक्ट, और इसका तीसरा नाम जो बहुत बच्चों को नहीं याद रहता है और एग्जाम में इसी नाम से पूछा जाता है, एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, ये एक्ट पास किया गया 18 ऑफ मार्च को 1919 में। ठीक है, कब पास किया गया? 18 मार्च को। अब ये क्या था, ये रोलेट एक्ट क्या था? इसमें क्या था कि अगर ब्रिटिशर्स को किसी भी चीज, मतलब किसी के भी ऊपर संदेह हो तो उसको डिटेन कर सकते थे। ठीक है, कोई सुनवाई नहीं होगा और उनको जेल हो जाएगा, बिना किसी अपील के उनको जेल में रख दिया जाएगा। मिनिमम कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। यही था रोलेट एक्ट। तो मतलब कि आप कहीं भी 10 आदमी ग्रुप बना के बात कर रहे हैं, उनको शक हुआ, संदेह हुआ, आपको ले जाके डाल देंगे जेल में। अगर आप कहीं भाषण दे रहे हैं और ब्रिटिश के खिलाफ वो बोल रहे हैं, आपको ले जाएगा जेल में डाल देगा। तो ये तो कहीं से भी इंडियन के पक्ष में नहीं था, हित में नहीं था। तो गांधी जी ने अनाउंस किया 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को गांधी जी ने अनाउंस किया कि हम लोग नॉन वायलेंटली इसको प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, और ये प्रोटेस्ट पूरा पैन इंडिया चलेगा। मतलब पैन इंडिया कहने का, जब भी हम पैन इंडिया बोल रहे हैं तो पूरे देश भर की बात हो, पूरे इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, अब इसी दौरान जो हमारे लीडर थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, सॉरी, एक मिनट। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और गिरफ्तार कर कब किया गया? तो 10 अप्रैल को किया गया। ठीक है, 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। यहां पे देखिएगा कि 1918 में खत्म हो रहा है हमारा क्या, वर्ल्ड वार। उससे पहले कोई अभी एक्ट नहीं आया था। 1919 में 18 मार्च को रोलेट एक्ट आ गया। ठीक है, और ये कितना मतलब कि गंदा एक्ट था वो देखिए। 6 अप्रैल को गांधी जी ने अनाउंस किया, क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। 18 मार्च को आया, 6 अप्रैल को गांधी जी ने अनाउंस किया, और 10 अप्रैल को ये दोनों सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल गिरफ्तार हो जाते हैं। और उसी समय 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पहले इसको हम लिख लेते हैं। 13 अप्रैल 1919, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत, बहुत ही मार्मिक घटना है ये। क्या हुआ
कि जब गिरफ्तार हो गए सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, और इंडियन नेशनलिस्ट को ये समझ नहीं आ रहा था कि अब हम लोग क्या करें, कहीं भी हम लोग बातचीत करें, खड़े होकर कुछ भी बोले तो ब्रिटिशर्स गिरफ्तार कर लेते हैं, तो अब किया तो क्या किया जाए। तो इन्होंने सोचा कि कोई ऐसा जगह सिलेक्ट किया जाए जहां पर हम लोगों आपस में मिलकर, मतलब कि वहां पे जो डिफरेंट जो ग्रुप्स थे वो आपस में मिलकर, डिफरेंट लोग जो थे आपस में मिलकर कोई योजना बनाए और जिसपे आगे काम हो और ब्रिटिशर्स को पता भी ना चले। तो उस समय बैसाखी का मेला लगा हुआ था, अब 13 अप्रैल को जलियांवाला एक बहुत बड़ा कैंपस है, उसी कैंपस के अंदर मेला लगा हुआ था, और उसी कैंपस के अंदर ये लोग आपस में बातें कर रहे थे। कौन है? इंडियन नेशनलिस्ट, और जो बोलते हैं कि कोई ना कोई गद्दार हो ही जाता है, मालूम चल गया इसको, डायर को, और जनरल डायर ने आके जलियांवाला बाग के कैंपस पे खड़े होके गन से सबको ढेर कर दिया, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, सबको। वहां एक कुआं है, लोग कुआं में जाके अपना जान बचाने लगे कूद कूद के, लेकिन वहां भी जाके लोगों उन्होंने ब्रिटिशर्स ने गोली मारी। अभी आप जलियांवाला बाग जाइएगा तो वहां पे अभी भी दीवार पे गोली लगा हुआ का ये निशान है, उसको मार्क करके दिखाया गया है। तो बहुत ही मार्मिक घटना था ये दिन तो बहुत खराब। तो 13 अप्रैल में 1919 में जलियांवाला बाग होता है। जलियांवाला बाग मैसेक्योर होता है। अब ये मालूम चला ब्रिटिशर्स को, वहां कैबिनेट में इंग्लैंड में, वहां से एक कमीशन गठन किया गया कि जाइए आप इसको चेक करके आइए। ठीक है, उस कमेटी का नाम है हंटर कमीशन। तो इन्होंने जो रिपोर्ट बनाया उसमें मात्र बताया कि 1581 लोग मरे थे, बस 1581 आदमी मरे थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब मोतीलाल नेहरू ने अपना एक कमीशन बनाया, ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट लाए और उसमें बताएं उन्होंने लगभग 9-10 हजार के आसपास आदमी मरे थे। ठीक है, और सही बात बताएं तो कुछ फिक्स डेटा कहीं मिला नहीं है इसका कि कितने लोग उसमें मरे थे। तो ये 1919 की बातें थी, जलियांवाला बाग की बात थी। ठीक है, और जलियांवाला बाग में मैसेक्योर में जो था वो कौन था? जनरल डायर। ठीक है, और जनरल डायर में भी दो डायर थे उस समय, तो जनरल ओ डायर। ठीक है, अब ये 1919 की बात थी। अब 1919 में ही एक और मूवमेंट शुरू होता है जिसको बोलते हैं हम लोग खिलाफत मूवमेंट। अब बात करते हैं हम लोग 1919 की, और 1919 में एक और मूवमेंट शुरू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट। ये क्यों हुआ? तो अभी हम बताए थे आपको 1918 में जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो इन्होंने वादा किया था कि खलीफा का पोस्ट, कैलिफेट का पोस्ट रहने देंगे, लेकिन इन्होंने ये पोस्ट रहने नहीं दिया। ठीक है, और पोस्ट हटा दिया। और भी बहुत सारे रीजंस थे ये मूवमेंट शुरू होने का, खिलाफत मूवमेंट, कि जो भी वादे किए गए थे इंडियंस से वो पूरे नहीं किए गए, माने नहीं गए, धोखा मिला यहाँ लोगों को, खलीफा का पोस्ट हटा दिया गया। तो उस खलीफा के खिलाफत में यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट शुरू किया गया था। और ये खिलाफत मूवमेंट जो शुरू किया गया था वो शुरू किया गया था अली ब्रदर्स के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली, इनको बोलते हैं अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये मूवमेंट जो खिलाफत मूवमेंट था वो आगे लंबा चला, लंबा मतलब कि लगभग 4 साल तक चला था। और इसके जो खिलाफत मूवमेंट के जो प्रेसिडेंट थे वो गांधी जी थे। चलिए इसको भी हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे,
गांधी जो थे, गांधी जी प्रेसिडेंट थे, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के। क्योंकि गांधी जी भी बहुत सपोर्ट किए थे ब्रिटिशर्स को आर्मी भेजने में, क्योंकि वो एक फेमस फेस थे उस समय, यहाँ पे लीडर थे। ठीक है, उन्होंने बहुत सारा मूवमेंट किया था, सबको पता था, और साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारी जीत मिली थी उनको, तो वो बहुत फेमस थे। अब 1920 में शुरू होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आपको नाम से क्लियर है कि कॉपरेट नहीं करना है। मतलब कि आप देखें कि वर्ल्ड वॉर हुआ और ब्रिटिशर्स ने धोखा दिया, ठीक है, और उसके बाद ऐसे ऐसे एक्ट लाए जो कि इनके इंडियंस के हित में तो बिल्कुल भी ना थे, उनको और सप्रेस कर रहे थे, दमन कर रहे थे उनका। ठीक है, और उसी समय आया था 1919 में ही आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, आपको हम बता दें कि 1919 में ही आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था कि लोग को अपने अपने प्रांत से लीडरशिप करने की आजादी मिली थी, पॉलिटिकली रूप से ब्रिटिशर्स के हिसाब से। ठीक है, मतलब कि लोग चुनाव लड़ेंगे, जीत के आएंगे, कैबिनेट में बैठेंगे, काउंसिल में बैठेंगे, हाउस में बैठेंगे, और अपना इंडियन पॉलिटिक्स में हिस्सा देंगे। जो ब्रिटिश सर्स जो पॉलिसी बनाती थी उसमें वो बहस करेंगे, तो कुछ ऐसा छूट मिला था इनको। ठीक है, अब ऐसा भी इसमें कहा गया था कि 10 साल के बाद एक कमेटी बैठेगी, कमीशन बैठेगी, जो ये बताएगी कि जो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था उसमें क्या और ऐड कर सकते हैं, क्या त्रुटि है, क्या बाकी रह गया उसमें, या फिर कौन सा ऐसा जो रिफॉर्म्स करना चाहिए जो इंडियंस के हित में है। ठीक है, तो ये था 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये भी उतना इंडियन के फेवर में नहीं था। तो 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया। यहाँ पे देख रहे हैं आप वर्ल्ड वॉर में क्या सिचुएशन रहा। इंडिया का इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब, यहाँ के लोगों का हालत और दयनीय हो गया था। उसके बाद उन्होंने रॉलेट एक्ट ले आया, फिर उन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर कर दिया, जिसमें बहुत ही दुखद घटना था वो। उसके बाद इन्होंने क्या किया, खिलाफत मूवमेंट हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब बहुत हो गया, अब नॉन कॉपरेशन, कोई कॉपरेट नहीं करेगा ब्रिटिशर्स के साथ, बॉयकॉट करना शुरू कर दिया सब लोगों ने। अच्छा, बॉयकॉट किसको बोलते हैं, आपको बताए थे पिछले क्लास में, कोई भी फॉरेन चीज का नहीं इस्तेमाल करना, या वो सर्विस हो या वो प्रोडक्ट हो। ठीक है, बॉयकॉट स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, जो लॉयर्स थे उन्होंने कोर्ट जाना छोड़ दिया, जो सर्विसमैन थे जैसे कि आईएएस थे उन्होंने ऑफिस जाना छोड़ दिया, जो प्रोफेसर थे कॉलेज जाना छोड़ दिया। इसी दौरान बहुत सारे स्कूल्स का फॉर्मेशन हुआ, नया गठन हुआ, कॉलेज बना, जिससे कि में क्या हुआ कि जो अपना था, इंडिजीनियस था, अपने इंडिया का था, जिसमें लोग जाने लगे। ठीक है, लेकिन एक ऐसा इवेंट हुआ 1921 में जो सब गड़बड़ कर दिया। यूपी में एक जगह है चौड़ी चौड़ा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान ही जो इंडियंस लीडर थे, नेशनलिस्ट थे, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पार्ट थे, उन्होंने चौड़ी चौड़ा में एक थाने को ही जला दिया, एक पुलिस स्टेशन को ही जला दिया, है ना। और उसमें जो पुलिस मैन थे, जो पुलिस थे, वो जिंदा जल गए। और ये तो बहुत ही वायलेंस था, और गांधी जी हैं नॉन वायलेंस वाले आदमी, वायलेंस के सफाई खिलाफ हैं। तो ये इसका सारा जो इल्जाम था वो अपने सर पे ले लिए।
तो ये चौरी चौरा जो पुलिस स्टेशन को जलाए, ये जलाए थे 5 फरवरी को 1921 में, और 12 फरवरी को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, ये 5 फरवरी को इवेंट तो नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, ये हिंसा हुआ, और 12 फरवरी को गांधी जी को जेल ले जाया गया, क्योंकि सारा इल्जाम गांधी जी ने अपने ऊपर ले लिया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को यहीं पे बंद कर दिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को उन्होंने बंद कर दिया। अब बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे इसमें। सबसे पहले जो लीडर्स थे इसमें, जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, वो थे CR दास, है ना, मोतीलाल नेहरू। सबसे पहले जो थे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो हिस्सा लेने वाले वो CR दास ही थे, और इनकी वाइफ बसंती देवी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू थे इसमें। अभी अभी सुभाष चंद्र बोस जो IAS बने थे, उन्होंने छोड़ दिया अपना सर्विस। तो जैसे ही इन्होंने वापस लिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सब गुस्सा में आ गए, भर गए गुस्सा से। यहां तक कि CR दास ने, जब गांधी जेल चले गए, तो CR दास ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से हटके अपना एक अलग पार्टी बना लिया, स्वराज पार्टी। इन्होंने अपना एक अलग पार्टी बना लिया, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी बना लिया, और इसके जो हेड थे वो थे CR दास, प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म से स्वराज पार्टी बना के इन्होंने डिमांड किया डोमिनियन स्टेट्स का। दोनों ने मिलकर डोमिनियन स्टेटस का डिमांड किया। ठीक है, मतलब कि अपना राज। ठीक है, अब ये इतने गुस्सा क्यों थे? क्योंकि CR दास, मोतीलाल नेहरू लोग 1919 के एक्ट के तहत नया नया ब्रिटिश पार्लियामेंट जो इंडिया में यहाँ पे था, कैबिनेट में, काउंसिल्स में बैठना शुरू किए थे, चुन के गए थे अपने अपने प्रोविंसेस से, और जो इनका मेजोरिटी यहाँ पे ज्यादा था, टोटल 100 सीट्स में 42 इंडियंस थे। और जो भी पॉलिसी आती है, स्कीम्स आती है, जो लगता है इनको नहीं ये इंडियंस के अगेंस्ट है, वो उठ के विरोध करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मेजोरिटी से तो हल्का ही कम थे, बस 8 वोट ज्यादा था, 8 कैंडिडेट ज्यादा थे ब्रिटिशर्स के पास, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था उस समय, और नॉन कॉपरेशन शुरू हुआ तो ये लोग छोड़ के पार्टी चले आए। अब पार्टी छोड़ के चले आए तो बस 2 साल बाद स्वराज पार्टी, सॉरी, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया, और नॉन कॉपरेशन वापस मूवमेंट लेने के बाद ही अब ये लोग करते तो क्या करते, अपना पार्टी बनाए और यहाँ से डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करना शुरू किया। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का क्लास। कल हम लोग शुरू करते हैं इसके आगे से। ठीक है, ये रहा हमारा आज का क्लास। आप चाहे तो इस तरीके से नोट्स अपने कॉपी में बना सकते हैं, आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, और फैक्ट साथ में लिखा रहेगा। चलिए आज का क्लास यहीं एंड करते हैं, फिर कल कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।